हेलो दोस्तों, आप सभी का क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ऊष्मा और ऊष्मप्रवैगिकी यानी कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे और ये फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने ऊष्मप्रवैगिकी के पहले दो नियमों को संहिताबद्ध किया? यानी कि डैश ने ऊष्मप्रवैगिकी के पहले दो नियमों को संहिताबद्ध किया और कहा कि तापमान का पूर्ण शून्य यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस है। उन्हें इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण से सम्मानित किया गया था। यानी कि विलियम क्रॉक्स, बी विलियम थॉमसन, सी लुइस अल्वारेज और डी रॉबर्ट हुक। यानी कि विलियम थॉमसन ने ही किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विलियम थॉमसन। चलिए आगे देखते हैं। ऊष्मागतिकी का पहला नियम जिसे ऊर्जा संरक्षण के कानून के रूप में भी जाना जाता है, यह कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए ठीक है, अब द्वितीय नियम ऊष्मागतिकी का देख लेते हैं। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यह बताता है कि ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कि ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि हम चाहें कि कोई ऊष्मा ऊर्जा पूर्ण रूप से अर्थात यानी 100% यांत्रिक ऊष्मा में परिवर्तित हो जाए, यह संभव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा जाता है? निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ए बॉयल का नियम, बी ऊर्जा संरक्षण का नियम, सी चार्ल्स का नियम और डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम अभी हम पढ़े थे, तो ऊष्मा संरक्षण का कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ठंडी यानी कि सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा कहलाता है। यानी कि ठंडी यानी कि सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने का नवीन अवधारणा क्या कहलाता है? ठीक है, पहला ए है गुप्त सौर ऊष्मा, बी है संवाहक सौर ऊष्मा और सी है विकिरण ऊष्मा और डी निष्क्रिय सौर ऊष्मा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी निष्क्रिय सौर ऊष्मा। यानी कि ठंडी यानी सर्दियों को घर को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने का नवीन अवधारणा निष्क्रिय सौर ऊष्मा कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। निष्क्रिय सौर तापमान भवन में सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा को
अवशोषण करता है और सूर्य के अनुपस्थिति होने पर उस ऊष्मा को छोड़ता है और इसीलिए घर हमारा गर्म रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सूर्य पृथ्वी को के माध्यम से गर्म करता है। सूर्य पृथ्वी को किसके माध्यम से गर्म करता है? ए परंपरा, बी विकिरण, सी संवहन और डी विखंडन। तो ये सूर्य किसके माध्यम से पृथ्वी को गर्म करता है? तो ये हो जाएगा आंसर बी, विकिरण के माध्यम से करता है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य विकिरण के माध्यम से पृथ्वी को गर्म करता है। चूँकि अंतरिक्ष में कोई माध्यम, यानी कि हमारे वायुमंडल में गैस की तरह कोई माध्यम नहीं है, विकिरण प्राथमिक तरीका है जिससे अंतरिक्ष में गर्मी गमन करती है। जब ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है तो यह वायुमंडल के अणुओं को गर्म करती है और वे अन्य अणुओं आदि को गर्म करती है। ठीक है, इसलिए हमारा पृथ्वी गर्म हो जाता है। वायुमंडल में जो पाए जाते हैं अणु, उनको उस सूर्य का किरण गर्म करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए है वाष्पीकरण, बी है संतृप्तिकरण और सी हमारा है संघनन। सी क्या है? संघनन। और डी क्या है? डी है रूपांतरण। ठीक है, डी है रूपांतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संघनन। संघनन इसका आंसर होगा। गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ को उसके तापमान या दाब परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन कहा जाता है। अर्थात गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। यह वाष्पन के विपरीत है। प्रायः जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर वर्षा भी एक प्रकार का संघनन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश विस्तारण के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। ठीक है, यानी किसके विस्तारण के कारण गर्मियों में एफिल टावर लंबा हो जाता है? ए है तापीय, ए है तापीय, बी है प्रवणता और सी है गुरुत्वीय और डी है रासायनिक। तो किसके कारण हो जाता है? ए तापीय के कारण। इसका आंसर क्या होगा? ए तापीय विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। आगे देखते हैं। एफिल टावर गर्मियों में तापीय विस्तार के कारण लंबा हो जाता है। तापीय विस्तार एक घटना है जिसके कारण धातु गर्म होने पर फैलती हैं और
ठंडा होने पर सिकुड़ जाती हैं। गर्मियों के दौरान एफिल टावर 6 इंच तक लंबा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैस समान आयतन में समान अणु की संख्या होती है? ठीक है, भौतिक में वह कौन सा नियम है जो यह बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में समान अणुओं की संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, आगे देखते हैं। अवोगाद्रो का नियम कहता है कि सभी गैसों के समान आयतन, समान तापमान और दाब पर अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, यानी कि V1/N1 इक्वल टू V2/N2, ये रेशियो समान होता है। यहाँ V1 पहला आयतन, अगला क्वेश्चन है डैश में ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है। तो ए गुरुत्वाकर्षण, बी घर्षण, ए गुरुत्वाकर्षण, बी घर्षण, सी ऊष्मागतिकी और डी चुंबक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है। ठीक है, और तापमान पर ही न हो ऊष्मा का जूल मापा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक नैदानिक थर्मामीटर तापमान को पढ़ा जाता है। एक नैदानिक थर्मामीटर तापमान को से पढ़ा जाता है। ठीक है, एक नैदानिक तापमान को से पढ़ा जाता है। ये हो जाएगा ए 25 डिग्री से 32 डिग्री, बी 38 डिग्री से 48 डिग्री, सी 32 डिग्री से 38 डिग्री और डी 35 डिग्री से 42 डिग्री। तो ये हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी 35 डिग्री से 42 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यानी कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को 35 डिग्री से 42 डिग्री तक पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट पैमाने पर भार बिंदु क्या है? ए 32 फ़ारेनहाइट, बी 100 फ़ारेनहाइट, डी 202 फ़ारेनहाइट और डी 80 फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। यानी फ़ारेनहाइट पैमाने भार बिंदु क्या है? 212 फ़ारेनहाइट। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।